तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं अगले 1 घंटे में और हम आपकी करेंगे मदद। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें भारतीय बाजारों की चाल कैसी रही हफ्ते की शुरुआत, और वो भी एक बेहद खराब नोट पर। दिन के लोज 8033 थे, लेकिन 8044 और साल के निचले लेवल्स पर आज निफ्टी की समाप्ति देखने को मिली है। फिर से बैंकिंग काउंटर्स की अगुवाई में हम औंधे मुंह गिरे हैं। बैंकिंग काउंटर्स में पीएनबी, बीओबी, एसबीआई जैसे काउंटर्स की जमकर धुलाई हुई। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के शेयर भी अछूते नहीं थे। हालांकि एक्सिस बैंक जैसे कुछ चुनिंदा काउंटर्स थे जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी, लेकिन आज दिग्गजों ने साथ छोड़ा है। मेटल्स में हमने देखा भारी भरकम बिकवाली का दबाव। वेदांता हो, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स हो, इनमें जमकर मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी। इसके अलावा आप गौर करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा काउंटर, एचयूएल जैसे स्टॉक्स थे जहां पर भी बाजार नरम ही पड़ा है। मिड कैप काउंटर्स की चाल और भी खराब, लगभग 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली। यहां पर हमने देखा सबसे आगे छोटे बैंक थे। इसके अलावा आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेस, केशोराम, दीपक फर्टिलाइजर्स, एनसीसी लिस्ट जो है वो काफी लंबी है इन लूजर्स की आज। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर शो की शुरुआत करते हैं। बताते हैं आपको आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कौन जुड़े हैं। इंडियन न्यूवेज सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं, साथ ही आगे चल के जुड़ेंगे विजय चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सबसे पहले दर्शक का सवाल। बैंगलोर से रमेश हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गुड इवनिंग, सवाल पूछिए जनाब। मैडम गुड इवनिंग मैडम। जी गुड इवनिंग। मेरा फर्स्ट है इलाहाबाद बैंक है, 500 शेयर है। ओके, एट द रेट ऑफ 101 है। ओके, एंड कर्नाटका बैंक है 250-300 शेयर है। ठीक है, 135 रेट है। और एक है एचसीसी है 2300 शेयर है। एचसीसी 30 रुपीज 30 रुपीज के रेट पे। यस सर। ठीक है, आप ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म निवेशक हैं रमेश जी? मैडम लॉन्ग टर्म मीन्स 6 मंथ 1 ईयर हम रख सकते हैं मैडम। चलिए, 6 महीने का आपका नजरिया है धर्मेश जी। सबसे पहले इलाहाबाद बैंक और कर्नाटका बैंक पर मैं चाहूंगी आप इनको रणनीति बताएं। फिलहाल बैंकिंग स्पेस में ये बने हुए हैं, लेकिन क्या इनकी पिक सही है अगर 6 महीने का नजरिया हो तो? जी आई थिंक दोनों ही स्टॉक अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखें तो सही परचेज है। हालांकि कंपेयर टू अदर्स अगर टॉपिक की आप बात करें तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा टॉपिक रहेगा, बट उसके बाद अगर किसी की रैंकिंग आती है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में तो इलाहाबाद एंड कर्नाटका बैंक उसके लिए क्वालिफाई करता है। एसेट क्वालिटी में डिटोरेशन जरूर था, बट एक्सपेक्टेशन से कम डिटोरेशन था व्हेन कंपेयर टू अदर्स, जहां पर जैसे लाइक पीएनबी और इंटेल बैंक, वहां पर एसेट क्वालिटी डिटोरेशन काफी ज्यादा थी। इनका टाइम होराइजन ठीक है, 6 महीना तो मिनिमम आपको टाइम देना पड़ेगा। इस जिस तरीके के माहौल में भी मार्केट ट्रेड हो रहा है, तो आई थिंक 6 महीने से 1 साल के अगर नजरिए से ये इस दोनों बैंकिंग स्टॉक में बने रहते हैं तो डिसेंट अराउंड 20-25% काइंड ऑफ रिटर्न आना चाहिए। सेकेंड हाफ ऑफ FY16 उम्मीद से बेहतर होनी चाहिए, यही हमारा भी एज अ हाउस व्यू एक्सपेक्टेशन है, बट मच विल डिपेंड ऑन द मॉनसून्स गोइंग फॉरवर्ड। बट कंसीडर फंडामेंटल्स बोथ आर फाइन। एससीसी जो इन्होंने बाई कर रखा है, आई थिंक वो एक थोड़ा सा गलत निवेश हो रखा है उनका। वहां से इनको मैंने एग्जिट लेने की सलाह रहेगी और उसको सेम स्पेस में कन्वर्ट करें, एनसीसी में नागार्जुना कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करके चलें तो आने वाले समय में बेहतर मुनाफा देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट लॉस की रिकवरी भी जल्दी होगी, बट यहाँ पर टाइम होराइजन 6 महीना नहीं, आपको साल भर लेके चलना पड़ेगा। ओके, एचसीसी में आपको एक तो स्विच करने की सलाह है। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप आज पोजीशन ले, आज 68 के आसपास वो स्टॉक टिका है, लेकिन इधर कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपको 6 महीने से ज्यादा का टाइम देना होगा, वरना आपका इलाहाबाद बैंक और कर्नाटका बैंक में निवेश सही है। भरत हमारे साथ लाइन पर है मुंबई से, पूछे भरत। हेलो जी भरत पूछिए। मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, क्या हाल है? बस ठीक है मैडम। बताइए। जेपी एसोसिएशन मैंने लिया है 11.30 में 1000 शेयर है मेरे पास, तो क्या करना है उसके बाद? कितना टाइम आप देने को तैयार है जब आप निवेश करते हैं? मैं तो इन्वेस्टर ही हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मुझे अभी कि मैं बेच ऐसा। बट भरत अगर आप निवेशक हैं, आपने ये शेयर लिया क्यों? 11.30 हो गया तो मैंने चलो ले लेते हैं। नहीं, गलती वहीं पर हुई है, पर आप लकी हैं कि आपके हाथ पैसा लग रहा है। जेपी एसोसिएट जिस तरह से स्टॉक टूटा है, इसमें कोई मतलब नहीं बनता है पैसे लगाने का। अब धर्मेश आप बताइए, 1130 का लिया हुआ शेयर 1 रुपए इनके हाथ लग रहे हैं, 1000 शेयर हैं, इससे बेस्ट मौका मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा इनको एग्जिट करने का।
बिल्कुल सही, मतलब परफेक्ट एनालिसिस आपने कर रखा है। इनको जेपी एसोसिएट से तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। बाउंसेस मिल सकते हैं ट्रेडिंग, बिकॉज अब 11 रुपये का स्टॉक हो गया है, 1-2 रुपये का बाउंस भी होता है तो 10-20% काइंड ऑफ बाउंस रहता है परसेंटेज टर्म से, बट दैट इज हार्डली एनी मीनिंग। देखिए स्टॉक अगर आप देखिए तो इसका इंटरेस्ट कॉस्ट है दैट इज मोर देन मार्केट कैप ऑफ द स्टॉक एज ऑफ नाउ। सो कोई सेंस नहीं बनता इससे बंदे रहने का। क्वालिटी एसेट्स ये बेच के निकल रहे हैं तो आगे वाले कैश फ्लो का ऐसे ही क्वेश्चन मार्क बना रहेगा और मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई मीनिंगफुल टर्न अराउंड ये पूरे एज अ ग्रुप में स्पेस में देखने को मिल सकता है। सो यहाँ से एग्जिट ले। और अगेन जैसा थोड़े पहले मैंने बताया कि इंफ्रा स्पेस में ही रहना है तो नागार्जुना कंस्ट्रक्शन एक छोटे मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट बेट है एज ऑफ नाउ। बैलेंस शीट भी काफी अच्छा है, डेट इक्विटी के जो लीवरेज है वो उतना हाई नहीं है जितना कि लाइक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन या आईवीआरसीएल इंफ्रा या जीएमआर इंफ्रा में, तो वहां पर निवेश करें तो बेहतर प्रॉफिट मिलेगा। एंड ही इज लकी कि इनको 1 रुपया जेपी एसोसिएट में मिल रहा है। क्लियरली आपने भरत जी अच्छा काम किया, कॉल किया और अपने सवाल का जवाब हमसे पूछ लिया। फिलहाल आप जितना जल्दी हो सके निकल जाइए स्टॉक में से और एनसीसी में आपको निवेश करने की खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। गाजियाबाद से अब रीता देवी हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार रीता जी, सवाल पूछे। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मैंने 1500 शेयर खरीदे थे 299 के रेट पे। ठीक है, आप स्टॉक का नाम बताएंगी? हाँ जी, स्टॉक का नाम? SBI। चलिए, तो फिर यहाँ पर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं या ट्रेडर हैं? ट्रेडिंग के उससे नजरिए से लिए थे मैम। अब लेकिन मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ कि इसमें मुझे नुकसान हो रहा है, क्या मैं इस पैसे को कहीं और लगा सकती हूँ कि जो मुझे इधर नुकसान हो रहा है कहीं और लगा के इसे पूरा हो जाए? बिल्कुल आपको हम राय देंगे, लेकिन रीता जी अगर आपको यहाँ रुकने की सलाह दी जाए तो आप कितना रुक पाएंगी? बस मैम 1 महीना। 1 महीने का नजरिया है धर्मेश। जैसे कि हमने पहले कॉलर से भी जब बात करते वक्त SBI का जिक्र निकला था, आपने कहा था कि ये फिलहाल एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया और बैंकिंग स्पेस में आप दिलचस्पी रखना चाहते हैं तो इसको पिकअप करें। लेकिन रीता जी 1 महीने के नजरिए के साथ ही SBI में रहना चाहती हैं, क्या करें? देखिए 1 महीने के अंदर आई थिंक 20% काइंड ऑफ अपमूव SBI में देखना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। हालांकि स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटली नथिंग रॉन्ग विद द स्टॉक, बट जिस तरीके से मार्केट में अभी बिकवाली चल रही है तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले। बट मुझे लगता है कि 250 के आसपास ये काफी वैल्यू वाइज काफी अट्रैक्टिव हो जाता है, तो यहाँ से ज्यादा ऐसे नीचे फिसलना नहीं चाहिए। बट 1 महीने में जो रिटर्न का इनका कंडीशन है वो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। ज्यादा चाहे तो एक ट्रेडिंग बेट लेना ही है तो सलाह ये रहेगी कि 2-4 दिन रुक जाए। अगर मार्केट थोड़ा और करेक्ट होता है, यहाँ पर 240-235 के आसपास SBI मिलता है तो वहां पर एक बार एवरेज आउट करे, थोड़ा और बाई करे और 5-7% का स्टॉप लॉस लगा करके एक अपस्विंग का जो रिलीफ रैली अगर आती है तो उस अपस्विंग में एवरेज करके निकलना चाहे। बट अगर थोड़ा नजरिया बदल सकते हैं, साल भर रुकने को तैयार है तो मैं काफी मतलब आशावान हूँ, आई मीन कॉन्फिडेंट हूँ कि 340-350 के आसपास इसका 1 साल के अंदर बाय द टाइम दी एंड FY16 SBI के भाव दिखने चाहिए। ओके, यह है फिलहाल आपके लिए राय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयर को आपको ज्यादा टाइम देना होगा, भले ही इसमें शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर है लेकिन लॉन्ग टर्म में याद रखिए एक बड़ा बैंक है, अच्छी एसेट क्वालिटी इनकी है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पर स्थिति तभी बेहतर होगी जब आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे, वरना आप एग्जिट जरूर कर सकते हैं, वो आपके पास विकल्प तो है ही। हेमंत पवार हमारे साथ लाइन पर है नासिक से, पूछिए हेमंत। मैंने तो गुजरात गैस का क्वांटिटी। ओके, किस स्तर पर आपने लिए हैं सर ये शेयर? हाँ, किस प्राइस पर खरीदा है आपने ये? 6 महीने नहीं, क्या कीमत क्या थी? 755। 755 पर। और कितना टाइम देने को तैयार है आप हेमंत? 1 महीना, 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीने के लिए गुजरात गैस क्या इनको मुनाफा कमा के देगा धर्मेश? हर्षिता जी, आई एम सॉरी आई कांट कमेंट बिकॉज इसको हम लोग ट्रैक नहीं करते हैं, बट जहां तक मेरा नॉलेज है ये आप चेक कर सकते हैं। सर ये अभी सस्पेंडेड है ट्रेडिंग से जी, इसमें कुछ कॉर्पोरेट रिस्ट्रिक्शन चल रही है, इसलिए कॉर्पोरेट एक्शन तो 1 महीने से पहले कमेंट्स होता है नहीं होता ट्रेडिंग वो देखना पड़ेगा। जी हाँ, तो उस लिहाज से आपको थोड़ा टाइम देना ही होगा, पर आप दोबारा फोन भी कर सकते हैं CNBC आवाज पर, क्योंकि जैसे धर्मेश ने भी कहा है कि कुछ समय के लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ट्रेड को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर आती हुई टाटा स्टील के लिए, याद रखिए टाटा स्टील अपने UK के कर्मचारियों को एक नए पेंशन प्लान
पेश कर रही थी और वहां पर यूनियंस इसका लगातार विरोध कर रहे थे। अब खबर यही निकल कर आई है कि पेंशन के मुद्दे पर टाटा स्टील की जो यूके यूनियन है वो 22 जून से हड़ताल पर जाएगी। यही वजह थी कि स्टॉक में हमने देखा भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है ऑफ लेट, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ चेंजेस किए गए हैं उस पेंशन प्लान में जिससे यूनियंस खुश नहीं है और वहीं पर हमने देखा है झटका लगता हुआ। ये टाटा स्टील के लिए एक बड़ा शौक है। पिछले कुछ दिनों में लगातार उस स्टॉक की धुलाई भी हुई है। धर्मेश, आपकी क्या एनालिसिस होगी? काउंटर आज वैसे भी 3% इस खबर को प्रीएम्प्ट कर कमजोर था, कल क्या और बढ़ी गिरावट आ सकती है? डेफिनेटली ये हसीना जी, इसमें मुझे लगता है टाटा स्टील में भी और गिरावट रहेगी, बिकॉज आप देखिए 70% के आसपास जो इसका टॉप लाइन है वो यूरोप से कंट्रीब्यूट होता है। वहां पर मार्जिन पहले भी कंसर्न रहा था। इबिटा लेवल पे लोग थोड़ा बहुत ब्रेक इवन करने की कोशिश की था, पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट भी गए थे। बट अगेन अब ये वेज इशू आता है, कितना बड़ा ये बाद में कन्वर्ट होगा, इसमें कॉस्ट फाइनली इट इज सेटल्ड, तब देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा इनको और हिट लेना पड़ता है। सो प्रॉफिटेबिलिटी विल बी इन क्वेश्चन फॉर टाटा स्टील। और जैसा कि डेट बर्डन है वो ऑलरेडी है, इन्होंने कुछ एसेट वहां पर जरूर बेचने की कोशिश की थी, टाटा स्टील के डेट लेवल को कम करने की कोशिश की थी। बट अभी भी इकोनॉमी इज फार फ्रॉम वेल ऑफ, अगर आप कहें तो यूरोपियन इकोनॉमी में अभी भी चल रहा है और मेटल प्राइसेस अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सेटल नहीं होता है तब तक जो टाटा स्टील का डाउन ट्रेंड है, मिस ऑल द र्यूमर एंड न्यूज फ्लो, एक बार 240-220 के रेंज तक जा सकता है। एक बड़ी गिरावट मुझे लगती है टाटा स्टील में आना अभी बाकी है। 240-250 की रेंज में आपको लगता है कि आगे गिरावट दिखाई दे सकती है टाटा स्टील में? इस बीच हमारे साथ विजय चोपड़ा भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका नजरिया भी यही है? टाटा स्टील में 250 या 240 तक के लेवल से गिरावट हम देख सकते हैं। फिलहाल ट्रेडर क्या करे फिर स्टॉक में? देखिए, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि 240 तक जा सकता है, मगर हाँ मुझे लगता है करीब 270-260 का स्तर जरूर आ सकता है। कारण बुनियादी 3-4 हैं। एक तो जो ओवरऑल ग्लोबल डिमांड है वहां पे बहुत मेजर ग्लट है। चाइना जो सबसे बड़ा इंपोर्टर था मेटल्स का, वहां पे हम स्लो डाउन देख रहे हैं और वहां पे उस तरीके से चीजें नहीं हो रही हैं जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। इंडिया में डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है स्टील की वो भी कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जो भी चीजें प्लान्ड हैं, अब देखते हैं जिस तरह से मोदी सरकार पुश देने की कोशिश कर रही है, धक्का देने की कोशिश कर रही है, वो कितनी स्पीड पकड़ पाती है चीजें। जैसे ही स्पीड पकड़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, वहां पर जो लोहे की खपत है, जो स्टील की खपत है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों के चलते हुए मुझे लगता है कि स्लो डाउन तो निश्चित रूप से है। प्लस ये जो खबर आई है पेंशन वाली और जो स्ट्राइक वाले, उसका भी एक असर पड़ेगा, क्योंकि कोरस जो था वो पहले भी कोई बहुत मेजर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बना रहा था, कहीं ना कहीं लॉसेज ही थे बैलेंस शीट पे। तो ओवरऑल थोड़ा और डेंट पड़ सकता है टाटा स्टील की बैलेंस शीट पे इनके जो इंटरनेशनल सब्सिडीज को इस प्रॉब्लम को चलते हुए। जी हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी आज के लिए और टाटा स्टील के शेयर पर एक नॉक डेफिनेटली लगता हुआ दिखाई देगा। 22 जून से यूके की यूनियंस हड़ताल पे जाने वाली है। 4 यूनियंस की बैठक हुई थी और उसके बाद ये डेवलपमेंट्स आ रही हैं जेएमबी के हवाले से। अगला सवाल ले लेते हैं। मोहन शेठ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेस्ट बंगाल के चांदनगर से। पूछिए। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। बताइए। मैडम मेरा पास BEML है जी, 50 शेयर है। ओके। BEML 50 शेयर है, 172 रुपया खरीदता हूँ। 172 बहुत पुरानी खरीद है आपकी है? हाँ नहीं, अप्रैल 13 में लिया। ओके हाँ। सेकेंड वन माइंड3 50 शेयर है जी, 387 रुपया भाव। आपका जो है निवेश लॉन्ग टर्म का ही है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। और कोई क्या पैसों की जरूरत है सर कि नहीं? जरूरत है, दूसरा शेयर में जा सकता है। गाय को आप लोग चैनल में बोल रहे थे क्या वो फार्मा एंड IT सेक्टर बहुत गिरा हुआ है, देखा टेक महिंद्रा जैसा, बायाकंज जैसा, अगर ये सब एक भाव में ले सकता है क्या? ये 28 की होने से अच्छा होगा। ओके, चोपड़ा साहब क्या सलाह होगी आपकी? BML 172 पर लिया हुआ, माइंड3 387 की खरीद और सीमेंस भी इनके पास है। आप सोच रहे हैं कि क्या इधर से मुनाफा कहीं और शिफ्ट किया जाए? ऐसे कोई स्टॉक्स आपने चुने हैं जहां पर पैसा लगाया जा सकता है इस मार्केट में? देखिए, पहली चीज इन तीनों स्टॉक से मैं कहूंगा कि इस समय आप होल्ड करिए। जब भी बाजार में मंदी होती है और बेचने का समय नहीं होता, वो जैसे आपने कहा खरीदने का समय होता है।
तो एक ऑप्शन ये है कि आप इसी पैसे को इस्तेमाल करके नए स्टॉक्स में जाएं। दूसरा ऑप्शन है कि आप कुछ फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज करें। नो डाउट जिस तरह से आईटी स्टॉक्स में गिरावट आई है, जो हमने इन्फोसिस में, टीसीएस में, विप्रो में जो देखा या एचसीएल टेक में देखा, ऐसा नहीं कंपनियों में कहीं प्रॉब्लम है। आने वाली 1-2 तिमाहियों में दोबारा से ये रिकवर करेंगे और जिस तरह की गाइडेंस भी ये कंपनीज दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें तेजी देखने को मिलेगी। मैं इन्फोसिस रिकमेंड कर सकता हूं, अभी करीब 2000 के स्तर पे चल रहा है। मुझे लगता है कि कोई 6 महीने के पर्सपेक्टिव से या 1 साल के पर्सपेक्टिव से इसमें रहे तो आराम से 2500-2600 का स्तर इसमें देखा जा सकता है। वैसे भी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छी इन्होंने बॉटम फिशिंग करी है और जिस तरह के प्रॉफिट्स पे बैठे, मैं कहूंगा ये बेचने का समय तो नहीं है, क्योंकि सारे स्टॉक्स ही अच्छे हैं और जैसे ही थोड़े से मार्केट्स रिकवर करेंगे, इन्हीं स्टॉक्स में करीब 10 से 15% का रनअप और ज्यादा अभी मुझे लगता है बचा हुआ है कंफर्टेबली। तो एग्जिट ना करें, अगर आप फ्रेश कैपिटल डालना चाहते हैं तो एक अच्छा समय होगा। तो फिलहाल यहाँ पर निकलने का समय नहीं है, बाजार में गिरावट हम देख रहे हैं, लिहाजा आप चाहे तो रुक सकते हैं और तीनों स्टॉक में आपको बंद रहने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, वाइजैक से शशिकांत जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गुड इवनिंग, बताएं कैसे हैं आप, सवाल क्या है आपका? मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैडम मेरा सवाल है, फर्स्ट कंग्रेचुलेशन टू सिंधी आवाज, एक्चुअली मैं एम फ्रॉम द डिफेंस। अच्छा, ओके मैडम। तो पहला तो मेरा एक छोटा सा डाउट है, एक्चुअली आई हैव टू क्लियर इट। मैडम जिस मैं लास्ट 2-2.5 साल से निवेशित हूँ, ठीक है, तो अभी मेरा कैपिटल कुछ ज्यादा अमाउंट का है, 10 लाख मोर देन इन्वेस्टमेंट है। ओके ओके। तो जिस तरह से मार्केट गिर रहा है मैडम, एक्चुअली नाउ आई एम अफ्रेड कि अगर ऐसा गिरता रहा तो मेरा ऑलरेडी पोर्टफोलियो मोस्टली 40% करेक्ट हो गया है। तो ऐसे बने रहे या इसमें मेरे पास ILFS इंजीनियरिंग 2400 है 90 रुपीज का, लेट है या क्या करो, बिकॉज इसके लिए तो थोड़ा सा डर रहा है। सेकेंड थिंग इन माई स्टॉक मैडम, जी, एंड कैपिटल फर्स्ट है मेरे पास 350 का 400 है मैडम। ठीक है, तो मैडम एक चीज है और एक और मेरा सवाल है सर से, पूछिए। क्या मैं इस लेवल पे जो मेरे पास दैनिक शेयर हैं या जो भी मेरे पास स्टॉक अभी जैसे इंडिया बोले, इनको मैं स्विच ऑफ करके और मैं किसी बिगर कंपनी में, क्योंकि ऑलरेडी वो भी अभी मुझे कम पैसे पे मिल रहे हैं, नीचे मिल रहे हैं, बिल्कुल शशिकांत जी, बिल्कुल आपका जो डर है सबसे पहले बाजार की गिरावट को लेके वो काफी वाजिब है। आपके साथ साथ तमाम दर्शक जो कि पैसे लगाते हैं शेयर बाजार में, उनका भी यही डर होगा। धर्मेश जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि इनका कैपिटल 40% जो लगाया था वो इरोड ऑफ हो चुका है बाजार में, जिस तरह से हम गिरावट देख रहे हैं। अब ये डरे हुए हैं क्या अपने स्टॉक्स को बदल दे, जैसा कि पूछ भी रहे कि इंडिया बुल्स में से निकल के किसी और चीपर स्टॉक में चले जाएं। फिलहाल इस डर से कितना अपना जो पोर्टफोलियो है हम बचा सकते हैं, रणनीति क्या होनी चाहिए एक ट्रेडर की, एक निवेशक की? देखिए, एक निवेशक या ट्रेडर की हमेशा ये रणनीति होनी चाहिए कि हमेशा एक क्वालिटी एंड बढ़िया स्टॉक में निवेश करें। तो उसमें क्या होता है कि मार्केट रिलेटेड रिस्क से जो फॉल आती है उतना तो स्टॉक में आएगा, बट जो रिकवरी में वो जल्दी रिकवर करते हैं। तो इनका जो पहले तो आई थिंक निफ्टी की अगर बाकी मार्केट में जो मौजूदा अभी गिरावट देखने को मिला, तो मुझे लगता है यहाँ से और ज्यादा से ज्यादा 5 या 7% का और डाउनफॉल आ सकता है, कंसिडरिंग कि थोड़ा जो न्यूज इवेंट है, बैड न्यूज आएगा, मानसून थोड़ा वीक पड़ जाए तो उस सिचुएशन पे। बट उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मार्केट गिरता हुआ दिखेगा, बिकॉज करंट लेवल्स पे की बात करें तो अराउंड 15.5x 1 ईयर फॉरवर्ड P मल्टीपल पर मार्केट ट्रेड कर रहा है और वो खराब समय में 12 से 13 के मल्टीपल पर जाता है। बट उतना खराब समय अभी आया नहीं है इकोनॉमी के लिए, इनफैक्ट इकोनॉमी इज ऑन द मेंड। तो मुझे तो लगता है कि ये जो करेक्शन हो रहा है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज एंड गेट इनटू क्वालिटी स्टॉक्स। सेकेंड थिंग, जो होप ट्रेड चल रहा था 1 साल का, वो ओवर हो चुका है। यहाँ से अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इन क्वालिटी स्टॉक्स में रहेंगे तो वहां पर अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो पोर्टफोलियो रिजिक करने का समय जरूर आ गया है। जिस तरीके से इनके पास इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है या ILFS इंजीनियरिंग में जो फंसे हुए हैं, तो आई थिंक वहां से इनको एग्जिट लेना चाहिए। कैपिटल फर्स्ट काफी क्वालिटी स्टॉक इनके पास है, वहां पर एक्सपोजर बढ़ाएं, कैपिटल फर्स्ट में निवेश करें। और बैंकिंग स्पेस में SBI के बारे में थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने चर्चा की थी, वहां उसमें भी एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। फार्मा में चाहे तो अरबिंदो फार्मा है, वहां पर थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं, काफी डिसेंट रिटर्न यहां से मिलने की आशा है। BEML थोड़ी देर पहले ही अभी जो एक और पूछ रहे थे निवेशक, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करें और 2-3 साल का नजरिया तो BEML में तो हमारा मानना है कि आराम से यहाँ से डबल होता हुआ नजर आएगा। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी। स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन करने का समय है
और मुझे लगता है बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, फार्मा, आईटी में इन्फोसिस भी काफी अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा कैपिटल गुड्स में सेलेक्टिवली जिसका डिफेंस रिलेटेड एक्सपोजर हो, जैसे कि BEML है या BEL है, इसमें निवेश करके चलें तो आने वाले 1-2 साल में आराम से 40 to 50% काइंड ऑफ रिटर्न इतने शॉर्ट टाइम में मिलना चाहिए। ओके, तो ये कुछ आपके लिए ऑप्शंस धर्मेश ने चुने हैं, तो आप इस समय अगर चाहे स्विच कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में से। SBI, ऑरबिंदो फार्मा, BEML, BEL, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में आप निवेश करें। और सर याद रखिए, दिग्गज कंपनियों में पैसा लगाएंगे तो अगर बाजार में वॉलेटिलिटी आती भी है, बाजार फ्लक्चुएट भी करता है, इनकी क्योंकि स्टोरी इंटैक्ट है, वहां पर ज्यादा नुकसान नहीं दिखेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि 40% आपका पोर्टफोलियो इरोड हो गया है, वैसी नौबत शायद अगली बार नहीं आएगी अगर आप वॉलेटिल शेयर को लें। ऑल द बेस्ट, और आप हमें किसी भी समय फोन कर सकते हैं, ये याद जरूर रखिएगा। राजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं, हम दिल्ली से। पूछे गुप्ता जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, बताइए। मैडम एक रिक्वेस्ट है, टेलीफोन मत कर दो प्लीज। नहीं सर, बताइए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। 2-3 महीने से ट्राई करता हूँ, आपका नंबर मिलता नहीं, तो बिजी बहुत रहता है जी, क्योंकि कई सारे दर्शक आप जैसे सवाल पूछ रहे हैं। बताइए, आज क्योंकि बात हो रही है, कहाँ पर पैसा लगा है, क्या जानना चाहते हैं? तो मैंने सिंटेक्स इंडस्ट्री खरीदा हुआ 120 रुपए में 200 शेयर। ठीक है। तो ये पीछे ये करे थे अगर 100 रुपए से डाउन चला जाए तो इसमें निकलना है, क्या करना है। ये 100 रुपए से डाउन तो चला गया है। अब इसका रेट दूसरा मेरे पास जो है ये आपका ये है शक्ति पंप में खरीदना चाहता हूँ, मैं लूँ या ना लूँ? अच्छा, ये मुझे बताइए, आप कितना टाइम दे पाएंगे अगर आप शक्ति पंप लेते भी हैं? सिंटेक्स कब आपने खरीदा, कितनी? और ये सिंटेक्स को तो 2-2.5 महीने हो गए मैडम, मेरे को मार्च में खरीदा था। ओके। अच्छा, शक्ति पंप मैं लेना चाहता हूँ 6 महीने के लिए। ओके। एक IDBI है मेरे पास 300 शेयर 76 में। ओके, देखो क्या करो, जैसे आप एडवाइस करते हो। IDBI 70 के आसपास, 73 मेरे ख्याल में आपने कहा, और साथ ही 120 पर लिया हुआ है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। चोपड़ा जी, क्या सलाह होगी आपकी इन तीनों स्टॉक्स में? और शक्ति पंप लेना चाहते हैं, वो तीसरा है। सिंटेक्स के बारे में ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा करेक्शन जरूर हुआ है स्टॉक में, मगर बड़ा मेजर रनअप इसने देखा। करीब 20-22 के स्तर से हमने देखा करीब 130 के लगभग ये स्टॉक पहुंच गया था। तो नो डाउट एक कंजम्पशन स्टोरी है। कंपनी में डेट था, डेट को रिस्ट्रक्चर किया गया काफी हद तक, और अभी भी कंपनी उसमें प्रयासरत है। सिंटेक्स एक काइंड ऑफ होम ग्रोन ब्रांड है इंडिया में, और काफी ब्रांड रिकॉल है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की, जो भी ये पानी की टंकियां बनाते हैं। मुझे लगता है कि जिस भी कंपनी का अच्छा ब्रांड रिकॉल होता है, उसका प्रोडक्ट अच्छा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा होता है, और फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं जाके कंजम्पशन स्टोरी बन जाती है। तो कोई बुराई नहीं है स्टॉक में, और थोड़ा सा अगर गिरता है मैं कहूंगा एवरेज कर लें, और ये दोबारा से मुझे लगता है कि 120, 30, 35 के स्तर पे जाएगा। दूसरा जो स्टॉक आपने बोला IDBI बैंक, उसके में आज डाउनग्रेड भी देखा गया स्टॉक में, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो सरकारी बैंक है उनके एसेट क्वालिटी के ऊपर काफी बड़े बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं। हमने पीछे देखा PNB का जो रिजल्ट आया, 7.5% के ग्रॉस NPAs, करीब 4.5% के नेट NPAs, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ये सारे के सारे जो इनके नेट NPAs हैं 3 से 4% तक ओवर कर रहे हैं। अगर आप बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में बात करें तो 1% के ऊपर का जो नेट NPA होता है उसको खराब माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी को लेके काफी मेजर वरीज हैं, रिकवरीज को लेके बहुत मेजर वरीज हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस तरह का करेक्शन जो सरकारी बैंकों में देखा जा रहा है। तो IDBI में मैं तो यही कहूंगा, किसी भी रैली में आप एक बार बाहर आ जाए और इसको आप कन्वर्ट कर लें ICICI में या इंडसइंड बैंक में या यस बैंक में, जो कि कहीं ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं, और गिरावट में मुझे लगता है ICICI में अच्छी खासी करेक्शन भी हो गई है। तीसरा स्टॉक जो आपने बोला शक्ति पंप, जो करीब 170 रुपए का आज इसका क्लोजिंग रेट है, वो आप खरीदना चाहते हैं। मुझे कारण नहीं पता खरीदने का, मगर अभी रिसेंटली Q4 नंबर्स जो आए थे इसके कंपनी के थोड़े से टेपेड थे, खराब थे। हालांकि कंपनी में बहुत खराब कंपनी नहीं है, ठीक कंपनी है, और इसमें बाउंस बैक करने का बहुत पोटेंशियल है। मैं कहूंगा कि इसमें इंतजार करिए कि 160-165 का स्तर मिलता है, वहां पे जाके आप इसमें एंटर करें तो एक ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी। चलिए, तो क्लियरली आपको यहाँ पे सलाह दी जा रही है, तीनों स्टॉक में सिंटेक्स में आप बने रह सकते हैं, IDBI में आप निकल जाइए, उसके बजाय ICICI, इंडसइंड या येस बैंक में पैसे डाल सकते हैं, और शक्ति पंप्स अगर 160 या 165 के लेवल पे अगर आपको मिलता है तभी जाके आप इसमें निवेश की रणनीति बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पुणे से पंकज फोन लाइन पे हैं। गुड इवनिंग पंकज, सवाल पूछिए। या गुड इवनिंग जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास वीनस रेमेडीज के 1000 शेयर थे 160 से, और एडलैब के हैं मेरे पास 169
से 1000 शेयर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें लॉन्ग टर्म बने रहें या फिर निकल जाएं करंट मार्केट को देखते हुए। ठीक है धर्मेश जी, यहाँ पर क्लियरली इनका सवाल है करंट मार्केट की रणनीति को या चाल को देखते हुए इनको हम देख रहे हैं कि घाटा हो रहा है दोनों ही स्टॉक में हालांकि, लेकिन क्या फिलहाल घाटा कम हो इसके लिए निकल जाएं या अगर लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे तो मुनाफे में आ सकते हैं एडलैब्स और वीनस रेमेडीज? ये अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही स्टॉक हम लोग कवर नहीं करते हैं, सो एज पर सेबी गाइडलाइंस आई कांट कमेंट, सॉरी फॉर दैट। बिल्कुल विजय जी, आप राय देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, आपने आई थिंक हर्षदा ने ये बात बोली थी कि मार्केट के दिग्गजों में आप निवेश करें क्योंकि ये कंपनीज ज्यादा स्ट्रांगली बाउंस बैक करती हैं। अगर आप पूरे फार्मास्यूटिकल स्पेस में देखें तो वीनस रेमेडीज कोई बहुत दिग्गजों में कहीं पे भी इसकी गिनती नहीं होती है। मैं ये कहूंगा कि किसी भी रैली में इसमें आप बाहर आएं और चूज सन फार्मा, लुपिन, ग्लेनमार्क जो कि बहुत अच्छे बेट्स हैं, मे बी बायोकॉन में अब जैसे सिंजिन लिस्टिंग होने वाली है तो उसके चलते मुझे लगता है कि बायोकॉन में तेजी देखने को मिलेगी और काफी नए प्रोडक्ट्स पे लोग काम कर रहे हैं और काफी अलग अलग कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स को अप्रूवल्स मिले हैं। तो बी विद द लीडर। एडलैब्स के बारे में कहूंगा, मुझे लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा सा और इसमें बढ़ सकता है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वहां पर आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। और अगर ये कहूंगा कि ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि यहां से वो डबल हो जाएगा, या मुझे लगता है कि 170 175 का स्तर जब इसमें दोबारा आता है, आप इसमें बाहर आ जाइए और किसी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग स्टोरी में आप इन्वेस्ट करें। ओके, तो यहाँ से एग्जिट करके आप दूसरे काउंटर्स में निवेश कर सकते हैं, जैसे हमारे जानकारों ने सुझाया भी है। सन फार्मा हो, बायोकॉन, एसपीआई और विंडो, बीएमएल जैसे काउंटर्स, लुपिन जैसे स्टॉक्स, जैसे चोपड़ा साहब भी सुझा रहे थे कि फार्मा साइड में दूसरे अपॉर्चुनिटीज बेटर हैं वीनस रेमेडीज के सामने। अमित नागपाल हमारे साथ हैं पंजाब से, पूछे तो स्टॉप लॉस लगाते तो मैं होल्ड करके रखूं या क्या क्या करूं इसके बारे में? तो गलती तो आपने ये की है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, खासतौर से इस बाजार में जहां पर लगातार लोग कह रहे हैं कि 8000 और उसके नीचे लेवल्स दिखेंगे। ऐसे में यूनियन बैंक क्या चीज है कि वो टूटेगा नहीं। अब धर्मेश बताइए, 162 पर खरीदा हुआ शेयर आज 148 पर लगभग टिका है। अब क्या कोई स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है या फिर एग्जिट ही कर ले, लॉस झेले? हर्षिता जी, मैं तो आपके पॉइंट को रिएक्टेट करूंगा कि जब भी ट्रेडिंग करें, ये सारे ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल है कि स्टॉप लॉस और टारगेट जरूर ध्यान रखें। उसके बिना ट्रेडिंग करने की कोई रणनीति होती नहीं है। और इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, फंडामेंटली आप स्टडी करके जो भी टाइम होराइजन डिसाइड करके वहां पर कॉल ले सकते हैं। यूनियन बैंक के लिए खासतौर पर सलाह ये रहेगी कि इसको कल आप एग्जिट करें और इसको आप कन्वर्ट कर लो एसबीआई में, बी इन द सेम स्पेस, बैंकिंग स्पेस में ही रहिए। क्वालिटी स्टॉक है, यहाँ से मुझे लगता है कि ज्यादा डाउन साइड रहेगा। इनफैक्ट अगर करेक्शन होता भी है मार्केट में तो एसबीआई विल आउट परफॉर्म मार्केट, इट विल फॉल लेस देन बट विल बी द करेक्शन इन द मार्केट। यहाँ से 8000 के नीचे की करेक्शन देखने को मिलती है तो वहां पर एसबीआई में आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए, तो आपका लॉस रिस्ट्रिक्ट होगा फर्स्ट। एंड सेकेंडली, जब भी मार्केट में उछाल आता है और वापस एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है तो रिकवरी भी फास्ट रहेगी। सो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, ट्रेडिंग आप यूनियन बैंक में करें या सिंडिकेट बैंक में करें, वो चलता है, वहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से कर सकते हैं। बट जब आप क्वालिटी और टाइम दे के निवेश करके रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही लेना चाहिए। तो एसबीआई में कन्वर्ट करें और आइंदा कभी भी ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चलिए, तो एसबीआई में आपको पैसा लगाने की सलाह दी जा रही है धर्मेश कांत की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, अमृतसर का रुख करते हैं जहां से गुरविंदर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे। नमस्कार गुरविंदर जी, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मेरे पास 2 शेयर हैं, एक आईडीएफसी के हैं और एक लुपिन के हैं। ठीक है, आईडीएफसी। तो मैंने ये आईडीएफसी मैंने 172 के लिए हुए थे, ओके, 200 शेयर, ओके। और लुपिन मैंने 1766 के लिए हैं, ओके, 50 शेयर। और ये पूछना, लुपिन का बोनस शेयर जब लॉन्च होगा तो हमें मिलेगा उससे कि नहीं मिलेगा? आप ट्रेडर हैं या लंबी अवधि के निवेशक हैं? मैम 2 और 3 मंथ आई कैन होल्ड। 2 से 3 महीने का नजरिया है। विजय जी, आईडीएफसी और लुपिन में राय पूछ रहे हैं। देखिए, आईडीएफसी के बारे में कहूंगा कि नो डाउट अच्छा स्टॉक है, बैंकिंग लाइसेंस को मिला हुआ है और अगर आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें आप बने रहें, मुझे लगता है द स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू रन अप टू 200 210। मगर इनका जो नजरिया है वो 2 से 3 महीने का है। 2 से 3 महीनों में काफी सारी समस्याएं आज की डेट में बाजार के आसपास हैं, घूम रही हैं। इन्फ्लेशन की समस्या, डॉलर की समस्या, करंट अकाउंट डेफिसिट की समस्या, क्रूड की समस्या, मॉनसून की समस्या। तो इन सब चीजों के चलते हुए मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने थोड़े से चैलेंजिंग रहने वाले हैं मार्केट्स के लिए।
तो वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट कि 2 से 3 महीने में ये ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, मगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे IDFC अच्छा लगता है, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। तो अपना जो अवधि है इसको होल्ड करने की, इसको आप थोड़ा सा बढ़ाइए, नंबर 1। लुपिन, जहां तक मैं कहूंगा कि जहां तक स्टॉक की बात है, कंपनी की बात है, तो इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। फार्मा कंपनीज के दिग्गजों में इसका नाम आता है और नाउ अनडाउटेडली मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टॉक, तो आप इसमें बने रह सकते हैं विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। माई टारगेट वुड बी 1900 इफ somebody holds with maybe 6 to 12 months perspective। ओके, तो दोनों ही काउंटर्स में बने रहने की सलाह, या अच्छा रिटर्न देंगे। आपको बस टाइम होराइजन अपना थोड़ा लंबा रखना होगा। यहाँ पर रश्मि इसरानी लाइन पर है रायपुर से। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, बताइए। जी मैम, मेरे पास 200 शेयर है इन्फोसिस के। ओके। 2030 पे लिए मैम, तो 10 साल तक रखना चाहते मैम आप कुछ। चले, 10 साल तक के निवेश की बात है, तो क्या कोई डाउट होना चाहिए इन्फोसिस के निवेश पर धर्मेश? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई थिंक इन्फोसिस का जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है वहाँ पर भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिला। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पिछले अगर 2 साल 3 साल में आप मैनेजमेंट गाइडेंस देखें तो पहले बार इन्फोसिस का मैनेजमेंट ने ये अफर्मेटिवली कहा है कि दे विल मीट देयर गाइडेंस गोइंग फॉरवर्ड इन FY16, जो कि एक बहुत पॉजिटिव है। तो $20 बिलियन कंपनी बनने की बात कर रहे हैं वो 2020 के हिसाब से, विच इज पॉसिबल। अगर आप एसेंशियल का पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देखे डॉलर टर्म्स में, अगर उसको ही मैच कर ले इन्फोसिस अपने एम्प्लॉय स्ट्रेंथ पर, तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। एंड दे आर गोइंग इनटू राइट स्पेस, वो है चाहे डिजाइन इंटेलिजेंस की बात हो, फिर IP लेड बिजनेस की बात हो, तो वहां पर और कंसल्टिंग बिजनेस, ये 3 विंग जो है उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, ये तीनों विंग से एक हाई मार्जिन बिजनेस है और वहां पर उनको US में अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है। गोइंग फॉरवर्ड, जैसे करेंसी की बात हो रही थी, डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। हमारा, मैंने कुछ एक वीक पहले एक रिपोर्ट भी निकाली थी, तो मेरा यह मानना है कि डॉलर गोइंग फॉरवर्ड एक साल में 120 तक जा सकता है। तो वहां पर अगर 10-12% भी आप करेंसी अपना भी अगर डिप्रिशिएट होते हुए देखिए, सिंस इट हैज बीन आउट परफॉर्मिंग डॉलर, तो भी 72-73 रुपये पर एक इम्पैक्ट आता हो सकता है, तो उसका भी सीधा एडवांटेज इसके अर्निंग्स में मिलेगा। प्लस US इकोनॉमी इज डूइंग वेरी गुड, तो डायरेक्ट इनका बिजनेस 70% US से आता है, तो मुझे कोई नेगेटिव फैक्टर तो इन्फोसिस में दिखता नहीं। इनफैक्ट जो प्रेजेंट करेक्शन हुआ है, दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन इट। 10 साल के नजरिए से कम 3 गुना, तो यहाँ से 2000 का 6000 तो आपको प्राइस लेवल्स दिखने ही चाहिए इन्फोसिस में, प्लस गुड डिविडेंड रेट, सो बी इन्वेस्टेड। ओके, यहाँ पर बने रहने की सलाह। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, रायपुर का रुख करते हैं। अमित तिवारी फोन लाइन पे है। नमस्कार अमित, सवाल पूछिए, किस स्टॉक पर है? मैडम, मैं टाटा मोटर्स लिया है 100 शेयर 485 पर। 485 पे आपने लिया हुआ है? मैडम, ये काफी अभी नीचे आ रहा है। जी बिल्कुल, 435। हाँ, सो आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर? इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का नजरिया है टाटा मोटर्स में। धर्मेश जी, फिलहाल तो 435 का रेट है, 485 पे इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन अगर लंबा रुकेंगे तो फायदे में आ सकते हैं? जी बिल्कुल फायदे में आ सकते हैं। देखिए, थोड़ा डाइसी जरूर लग रहा है, जिस तरीके से नंबर्स JLR का है वहां पर बहुत सारे डाउट्स देखने को मिला और उसका इमीडिएट जो स्टॉक प्राइस में करेक्शन देखने को मिला। बट मेरा ये मानना है कि दिस इज अ टाइम टू स्टार्ट गेटिंग इन्वेस्टेड इन टाटा मोटर्स। एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर वापस 9 के मल्टीपल पर आ गया, P मल्टीपल की बात करें। और प्लस अगर आप देखिए, चाइना में जरूर स्लो डाउन देखने को मिला है, बट US इकोनॉमी इज पिकिंग, और टाटा मोटर्स का फोकस है कि JLR को वो काफी स्ट्रांगली पिच करने हैं US मार्केट में। यूरोपियन इकोनॉमी में स्टिमुलस पैकेज जो चल रहा है $1 ट्रिलियन का पर ईयर के हिसाब से, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि इन्फ्लेशन जो -1.3 था प्लस 0.3% में आ गया, तो वहां भी ग्रोथ पिकअप हो रही है। गोइंग फॉरवर्ड वो भी एक बड़ा मार्केट बनेगा JLR के लिए, और इंडियन इकोनॉमी इज पिकिंग अप। अगर अशोक लीलैंड के आप रिजल्ट देखिए तो 38 से 40% का MSCV एंड NCV सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिला, और टाटा मोटर्स इस मार्केट का लीडर है। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है यहाँ भी टाटा मोटर्स पर ट्रैक्शन मिलेगा। सो एट प्रेजेंट माहौल में थोड़ा बिकवाली का जरूर देखने को मिल रहा है, तो मेरे यही सलाह है कि थोड़ा पेशेंस रखें और 2 से 3 साल का नजरिया हो तो वो आराम से अराउंड 750 के आसपास का टारगेट टाटा मोटर्स में मिलना चाहिए। एग्रेसिव टारगेट है, मैं इस बात को मानता हूँ, बट दैट इज व्हाट वी फील टाटा मोटर्स कैन डिलीवर गोइंग फॉरवर्ड। चलिए, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स में निवेश बढ़ाने की और अगर आपके पास है तो बने रहने की सलाह। अभिषेक हमारे साथ लाइन पर हैं अहमदाबाद से, पूछिए अभिषेक। हाँ, मेरे पास 1000 शेयर है श्री इंफ्रा एट द रेट ऑफ 58। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके, और क्या इरादा है? एक्यूमुलेट कर सकता हूँ?
58 का खरीदा हुआ ये शेयर और आज देखिए करीब 30 का भाव दिख रहा है। चोपड़ा साहब, क्या सलाह होगी? क्या डिप्स पर एक्यूमुलेट करना चाहिए? क्योंकि इस काउंटर में जो ट्रिगर था कि इनकी सब्सिडी व्योम की कभी ना कभी डीलिस्ट यहाँ पर लिस्टिंग होगी, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, लेकिन वो तो होता नहीं दिख रहा है। आज फिर काउंटर 6% टूटा। देखिए, अगर आप पूरा जो कमर्शियल ये इक्विपमेंट फाइनेंसिंग बिजनेस को देखें तो एसआरईआई काफी दिग्गज माना जाता है और आज से नहीं है, ये 10 सालों से ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें थोड़ा सा आप एवरेज कर लें, अपना एवरेज प्राइस थोड़ा नीचे ला पाएं तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। और जैसे ही ये करीब 50, 52, 53 के स्तर पे आता है तो वहां पे आप एग्जिट करें। अगर आपको लेंडिंग स्पेस में ही रहना है तो मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बहुत अच्छी हैं, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और डीएचएफएल ये या कैपिटल फर्स्ट जो है वो काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे आज के रेट में अवेलेबल है और इनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदा जा सकता है। मैं ये कहूंगा इसको एवरेज कर लें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, बट ओवरऑल स्लो डाउन है। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस थोड़ा सा पिकअप करेगा मुझे लगता है कि इनकी लेंडिंग बढ़ेगी, इनकी जो बुक है उसका बुक साइज बढ़ेगा और ओवरऑल इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो बने रहें काउंटर में, मैं यही कहूंगा, और इसको एवरेज कर लें गिरावट में। एवरेज कर लीजिए गिरावट में, ये सलाह आपको दी जा रही है। सोलापुर से कनाया हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार जनाब, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम, मेरे 108 शेयर से अदानी पावर के। ठीक है। हाँ। और आपने ये किस रेट पे लिया है? 56 के रेट पे? हाँ 56 में लिया है और अभी बहुत लॉस हो रहा है उसका। बिल्कुल, आपको लगभग यहाँ पे 25.5 रुपए प्रति शेयर का घाटा हो रहा है। 30-45 के रेट पे आके शेयर गिर गया है। मुझे बताइए कि आपने ट्रेडिंग के नजरिए से लिया था? हाँ, मैं ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म में लिया था। ट्रेडिंग से आपने बाद में नजरिया अपना बढ़ाकर लॉन्ग टर्म कर लिया क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार घाटा हो रहा है। तो बताते हैं आप। मेरा पैसा पूरा निकालना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। धर्मेश जी, इन्होंने ट्रेडिंग के नजरिए से लिया था लेकिन चूंकि घाटा हुआ तो फिर अब इन्होंने लंबी अवधि का नजरिया बना लिया है और कह रहे हैं कि पैसे पूरे निकलने चाहिए अगर मुनाफा होना हो अदानी पावर में। देखिए, अगर लंबी अवधि का नजरिया, पहली बात तो दिस इज अ गुड पॉइंट कि इन्होंने एक नजरिया, प्लस प्रोसीजरल बहुत सारे चेंजेस कोल इंडिया ने किए इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। तो वहां पर जो इसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो भी बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया में स्विच करें और डायरेक्ट पावर जनरेशन में ही रहना चाहते हैं तो थोड़ा टाटा पावर में डालें। ये दोनों स्टॉक को इक्वल वेटेड अगर डिवाइड करके चलेंगे तो मुझे लगता है इनका लॉस तो रिकवर होगा ही होगा और 1.5 से 2 साल का नजरिया है तो आराम से 25 से 30% काइंड ऑफ प्रॉफिट के साथ ये निकलेंगे। बोथ आर क्वालिटी स्टॉक्स एंड हमारे नजरिए से बेटर देन अदानी पावर। ओके, ये है फिलहाल आपके लिए सलाह। स्विच करना ही बेस्ट रहेगा सर, अदानी पावर को लेकर आप और ना फंसे। पुष्पा हमारे साथ लाइन पर है पानीपत में, पूछिए। हाँ जी, बताइए पुष्पा जी। सर मैडम नेस्ले के लिए 10 शेयर लिए थे, ये हो गए 10-11 दिन हो गए आज। ओके। 28-29 में लिए थे और उस टाइम 72.3 पे लिए थे। उस टाइम रेट बढ़ रहा था तो एक टाइम जो जिसके साथ मैंने काम किया उन्होंने ले लिए 7,200 के आसपास। 72,000 7,200 पर आपने। हाँ जी, 7203 रुपए से जी। तो आप जी। ओके विजय जी, क्या सलाह होगी? नेस्ले इंडिया इन्होंने एकदम हाई पीक पर ले लिया और उसके बाद ये पूरा मैगी का पूरा जो बवाल है उसके चलते स्टॉक की काफी धुलाई हो रही है। हर रोज ये स्टॉक 7-8% टूटता है, आज फिर यही हाल हुआ। क्या इनको करना चाहिए? चोपड़ा साहब, क्या सलाह होगी? मैं यही कहूंगा दुर्भाग्य है कि इनके लेते ही ये करीब 2,000 रुपए करेक्ट हो गया वहां से जहां से इन्होंने लिया था। पर मुझे लगता है ये पूरा का पूरा विवाद जो है कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा। नेस्ले बहुत ही दिग्गज कंपनी है, ग्लोबल कंग्लोमरेट है और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल होगा। यहाँ से हो सकता है कि हम फर्दर डाउन साइड देखें और 5,000 का स्तर भी देखें और हो सकता है कि हम 4800 का भी स्तर देखें। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जब ऐसा क्रैक होता है और रेगुलेटरी एंगल से चीजें होती हैं, आज जैसे ऑर्डर्स निकले कि बाकी सारी नूडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर भी जो तहकीकात और तफ्तीश की जाएगी तो HUL भी टूटा और ITC भी टूटा। तो काफी सारी कंपनी जो भी नूडल मैन्युफैक्चरिंग में है या जो पास्तास बनाते हैं वगैरह वगैरह,
तो वहां पे हमने करेक्शन देखा। तो हो सकता है करेक्शन फर्दर डीपन हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे। तो मुझे लगता है कि आने वाले 6-7 महीने ये कहीं ना कहीं स्टॉक करेक्ट होगा, फिर कंसोलिडेट होगा। तो इसमें लंबी अवधि से निश्चित रूप से इनको निवेशित रहना पड़ेगा। मगर अगर ये स्टॉक करीब 4500 और 5000 के बीच में कहीं रुकता है तो एक अच्छी वैल्यूएशन होगी, वहां पर ये एवरेज करें, अपना बाइंग प्राइस नीचे लेके आए। और आई एम श्योर दैट नेस्ले हैज ऑल दी कैपेबिलिटी ऑफ बाउंसिंग बैक। सो ऐसा मार्केट्स में होता है कई स्टॉक्स के साथ, कई कंपनीज के साथ कि कोई गलत खबर आती है, उसके चलते मेजर करेक्शन होता है। बट नेस्ले काफी बड़ी कंपनी है, आई एम श्योर दे आर डूइंग द होमवर्क। बिल्कुल, आप यहाँ 4500 या 5000 तक के लेवल का वेट कर सकती हैं। फिलहाल डाउन ट्रेंड हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। गांधी मुंबई से हेमंत हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार हेमंत, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, एक रिलायंस कैपिटल का फ्यूचर में लोड शॉर्ट किया था। ओके। और एक सन फार्मा का किया था। ठीक है। और एक लोड। ओके। और क्या करना चाहिए आगे? मार्केट और नीचे जाएगा या फिर होल्ड करूँ? और धर्मेश जी, यहाँ पे रिलायंस कैप और सन फार्मा में क्या रणनीति अब इनको अपनानी चाहिए? देखिए, ये तो आई थिंक प्योर टेक्निकल कॉल रहेगा, बिकॉज ये मोमेंटम प्ले कर रहे हैं एंड आई डोंट नो किस प्राइस पे उन्होंने शॉर्ट किया था। और रिलायंस कैप 365 एंड सन फार्मा 852। ओके, सो आई थिंक दोनों में ही इनको शायद मुनाफा मिल रहा होगा अभी। नहीं, सन फार्मा में लॉस है, 830 पर आ चुका है काउंटर। ओके ओके, सन फार्मा से तो आई मीन ऑलरेडी ये लॉस पे जा रहे हैं, तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इनको स्टॉप लॉस की रणनीति अपनानी चाहिए थी, उसको काट लेना चाहिए था। बट रिलायंस कैपिटल कंसिडरिंग द प्रेजेंट मोमेंटम इन द मार्केट और जिस तरीके से मार्केट में गिरावट है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इसमें आराम से गिरने की जगह है। और नतीजे भी कोई खास नहीं रहे हैं पिछले अगर एक साल से। देखिए, देयर इज नो ग्रोथ इन एनी ऑफ द वर्टिकल्स ऑफ रिलायंस कैपिटल। ऐसे में वो स्टॉक्स जो वीक होते हैं वहां पर जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्टिंग ज्यादा करते हैं। तो रिलायंस कैपिटल में इनको शॉर्ट करके जो है वो उसमें बने रहने की सलाह रहेगी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की रणनीति अपनाएं। जिस भाव पर शॉर्ट किया था वहां तक स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें और आगे उसको राइड करें। तो मुझे लगता है 10-15% का और इसमें गिरावट मिलना चाहिए आने वाले 10-15 दिन के ट्रेडिंग ट्रैक्शन के हिसाब से। सन फार्मा पर वोंट बी टेकिंग अ कॉल, मोर ऑफ फंडामेंटल काइंड ऑफ अ कॉल है। बट एट द सेम टाइम करंट लेवल्स पर सन फार्मा में भी मतलब ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम लोग बाई रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। उसके जगह हम लोग अरविंदो फार्मा में बाई रिकमेंड कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने शॉर्ट किया है, तो बट दैट ही कैन कंसल्ट टेक्निकल ट्रेडर और वहां से फिर सलाह ले सकते हैं। इनफैक्ट आपके लिए मैं सलाह ये दूंगी कि आप 2 बजे कल सीएनबी से आवाज के ट्रेडर्स हॉटलाइन में भी फोन कर सकते हैं और आपकी वायदे बाजार की जो पोजीशंस है उस पर आप अपने लास्ट ट्रेड लेने से पहले भी कॉल ले सकते हैं हमारे जानकारों के साथ। अगला सवाल लेते हैं राहुल का दिल्ली से। सन टीवी में इनका निवेश है, 100 शेयर है राहुल के हाथ, 200 पर ये खरीद हुई थी। आज का टॉप लूजर था ये शेयर। जिस तरह की डेवलपमेंट्स कंपनी के लिए उभर कर आई हैं, ये चोपड़ा साहब निश्चित रूप से एग्जिट कर लेना चाहिए। क्योंकि अब क्या सलाह होगी? फिलहाल तो प्रॉफिट में है, इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। केवल 33 टीवी चैनल से नहीं, करीब 40 जो एफएम चैनल्स हैं उस पर भी बैन लगाने की बात हो रही है। तो अगर इनको लाइसेंस रिन्यू नहीं होता तो मेजर क्रैक देखने को मिल सकता है। आज करीब 22 से 23% स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और मुझे लगता है कि एक बार को एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई रेगुलेटरी इशू आता है तो कट कहां तक होगा ये कह पाना बहुत कठिन है। जैसे नेस्ले में देखा हमने, इतना स्ट्रांग काउंटर जहां पे वॉल्यूम्स नहीं होते थे, वहां पर भी हमने देखा है करीब 2-2.5 हजार तक का क्रैक आया। और सन टीवी में तो काफी लिक्विडिटी है, तो इसके चलते हुए मुझे लगता है कि देखना होगा आईएनबी मिनिस्ट्री किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर उनको अप्रूवल्स मिल जाते हैं तो स्ट्रांग बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। और अगर ये 2-3 दिन अगर बात खिंच गई तो हो सकता है कि यहाँ से हम 10 से 20% का कट और देखें। तो बेहतर यही होगा, अगर अभी प्रॉफिट पे बैठे हैं तो निश्चित रूप से बाहर आ जाएं और वेट करें। मुनाफा आपको लेकर निकलने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली से अजय फोन लाइन पे। गुड इवनिंग अजय, सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरे पास ना 80 शेयर्स हैं डायनेमिक टेक के 2850 पे। ओके। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 2 से 3 महीने का क्या इसका टारगेट रहेगा?
2 से 3 महीने के नजरिए से आपने इस पे पैसे लगाए हुए हैं और एक तरह से ट्रेडिंग का ही नजरिया है इनका। विजय जी, आप इनको कोई स्टॉप लॉस रेकमेंड करेंगे या ओवरऑल अगर ये 2 से 3 महीने का नजरिया लेके चल रहे हैं तो घाटे में है क्या और घाटा हो सकता है? देखिए, जिस तरह से स्टॉक ने बढ़त दिखाई है और अगर पिछले साल जून से लेकर अब तक देखें तो काफी सीरियस अपसाइड स्टॉक देख चुका है। तो मैं तो यही कहूंगा किसी भी रैली में जब भी आपको थोड़ा सा भी मुनाफा आता है बिल्कुल निश्चित रूप से बाहर आ जाइए। और मैं दोबारा से अपना स्टेटमेंट कहूंगा कि अगर आपको रहना ही है आईटी स्पेस में तो बेहतर होगा कि आप दिग्गजों के साथ रहें, क्योंकि वहां पर चीजें ज्यादा ओपन होती हैं और जो छोटी कंपनीज होती हैं, चाहे वो मिड कैप कंपनीज हो चाहे स्मॉल कैप कंपनी, तो वहां पे पूरी चीजें ट्रांसपेरेंटली सामने नहीं आती हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप इसमें किसी भी रैली में बाहर आए, मुनाफा बुक करें और स्विच टू मे बी एन इन्फोसिस और टीसीएस व्हिच वुड बी अ बेटर बेट। ओके, यहाँ से एग्जिट लेने की सलाह और टीसीएस जैसे काउंटर्स में पैसे लगाना आपके लिए बेटर रहेगा। वैशाली लाइन पर है पुणे से, पूछे वैशाली। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरे पास वालचंद नगर इंडस्ट्रीज के 250 के रेट पे 260 शेयर्स है। ओके। और अहमदनगर फोर्जिंग 368 के भाव पे वो भी 260 शेयर्स है। ठीक है। मुझे मेरा परचेज प्राइस मिलेगा क्या? 250 पर इन्होंने लिया हुआ है। वालचंद नगर आज का भाव देखिए 160 पर और अहमदनगर फोर्जिंग्स भी इन्होंने 250 की ही खरीद किए हैं। ये काउंटर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर हमने देखा 146 तक के लेवल्स देखे जा रहे हैं। अभी मेटालिस्ट फोर्जिंग के नाम से जानी जाती कंपनी। धर्मेश, क्या इनका कॉस्ट निकलेगा? देखिए, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज में जो प्राइस स्टॉक प्राइस के अंदर जो रनअप देखने को मिलेगा था वो मोर ऑफ अ डिफेंस रिलेटेड स्टोरी से मिला था, बिकॉज ये हेवी इंजीनियरिंग सेगमेंट में है और दे डू डिफेंस रिलेटेड वर्क एज वेल। सो डिफेंस की जब स्टोरी चल रही थी तो वहां पर स्टॉक प्राइस में ट्रैक्शन देखने को मिला, बट अभी तक ऑर्डर बुक में इजाफा देखने को नहीं मिला है और ना ही जो इनके क्वार्टरली नंबर्स आए थे वहां पर भी कोई चेंजेस देखने को मिला। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर भी जो था वहां पर इनको नुकसान ही था, तो उसका एक मार्केट रिलेटेड करेक्शन जरूर देखने को मिला है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि जैसा डायनामिक टेक्नोलॉजीज की भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, ये भी सेम सिमिलर थीम पर चली थी, बिकॉज ये भी अगेन डिफेंस रिलेटेड स्टोरी में वहां पर इसकी इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक प्राइस में रनअप मिला और बाद में सेलिंग देखने को मिला। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि वालचंद नगर इंडस्ट्रीज से एग्जिट लें एंड कन्वर्ट टू बीईएमएल और बीईएल। तो वहां पर आने वाले समय में इनका लॉस की रिकवरी होगा और प्लस प्रॉफिटेबिलिटी के भी चांसेस है। अगर ये थोड़ा लंबी अवधि 2 या 3 साल तक रुकने को तैयार है तो वहां पर ये कवर अप कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक अगर आप दोबारा प्लीज रिपीट कर दें। मेटलिस्ट, तो अहमदनगर फोर्जिंग और वालचंद नगर, जो अहमदनगर अब मेटलिस्ट फोर्जिंग के नाम से जानी जाती है। यस यस। देखिए, अहमदनगर फोर्जिंग ये जो पूरा एमटेक ग्रुप है उसके साथ क्या है कि दे आर वेरी एग्रेसिव मैनेजमेंट, वो एक्विजिशन करते जा रहे हैं, बैलेंस शीट में डेट भी बढ़ता जा रहा है। और इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ में अगर देखें, चाहे वो अहमदनगर फोर्जिंग में आप देखें या एमटेक ऑटो में देखें या एमटेक इंडिया में देखें, वो ग्रोथ की जो रन रेट है वो मिनट को सेल नहीं करना चाहिए, 1-2 क्वार्टर और टाइम देना चाहिए। बिकॉज स्टॉक प्राइस जितना करेक्ट हुआ है वहां पर मोर और लेस सारे नेगेटिव्स हैज बीन टेकन केयर ऑफ और जो टॉप लाइन ट्रैक्शन है वहां पर कोई वीकनेस देखने को नहीं मिली है। आगे जब चलते हुए सेम रन रेट से 20-25% के रन रेट से अगर टॉप लाइन ट्रैक्शन होता है तो फिर ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा प्ले में और फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी में वापस आएगा, तो फिर शार्प पुल बैक भी देखने को मिलेगा। तो 2 साल का नजरिया हो तो 100% इनका जो 360-68 का जो स्टॉक प्राइस लिया हुआ है वो तो आएगा ही, बट मेरा ये मानना है कि 2 साल के नजरिए से हो सकता है 450 तक के लेवल वापस देखने को मिले, क्योंकि इसका क्वालिटी स्टॉक एज एन परफॉर्मेंस में काम करने में कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। और प्लस फिर डिफेंस जो मेक इन इंडिया का जब काम आता है तो वहां भी फॉर्जिंग रिलेटेड काम इसको काफी मिलेंगे। सो बने रहे हैं इसमें। चलिए, तो ये सलाह आपको फिलहाल दी जा रही है दोनों ही स्टॉक पे। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से विमल सिंह फोन लाइन पे है। नमस्कार जनाब, सवाल पूछें। विमल जी, यहाँ इनसे वापस एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं जहाँ से आनंद कुमार गुप्ता फोन लाइन पे है। नमस्कार, सवाल पूछे। हाँ, नमस्कार मैडम जी। मैडम, मेरे पास ना 273 में पीएससी लिए हुए हैं मैंने। ओके। तो आप इसमें क्या आप मेरे को राय देंगे रखने की? 260 का फिलहाल हमने देखा आज का क्लोजिंग रेट है। मुझे ये बताइए कि आपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के नजरिए से लिया है? मैंने मैडम इन्वेस्टमेंट के नजरिए से लिया था, क्योंकि मेरे को किसी ने कहा था, आपके यहाँ से भी मेरे को पता चला था कि भाई अच्छा स्टॉक है और ये 344 तक गया हुआ है। बिल्कुल। तो
इसीलिए लिया था, लेकिन जब से लिया है तब से डाउन ही है। लेकिन आपका नजरिया यहाँ पे लंबा है, तो विजय जी लंबा नजरिया है। 344 के बाद हम देख रहे हैं फिलहाल 260.40 का रेट है आज का, लेकिन स्टॉक अच्छा है। क्या आपको लगता है इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए अगर लंबी अवधि का नजरिया बना सकते हैं? डेफिनेटली कोई भी पैनिक नहीं है इस स्टॉक में, अच्छा स्टॉक है। ओवरऑल मार्केट करेक्ट हुआ है, आप देखिए टॉप से करीब 1000 पॉइंट निफ्टी का करेक्शन देखा है मार्केट्स ने। तो इसमें लाजमी है कि हर एक कंपनी चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसमें करेक्शन देखने को मिलता है। और इसमें ऐसा कोई मेजर डीप कट नहीं हुआ कि इसमें हम किसी भी तरीके का रिएक्शन दें। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसे रखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप बता ही रहे हैं आप हैं, तो 350 का सर इसमें देखने को मिलेगा। आप 1-1.5 साल के लिए इसमें निश्चित रूप से बने रहिए और कहीं पे भी कोई पैनिक नहीं है। इंडिया इज अ पावर हंग्री कंट्री और काफी पावर के लिए मोदी सरकार काफी काम भी कर रही है। और जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स हैं पावर की, कहीं ना कहीं पीएफसी ही पूरी करेगा या भी पूरी करेगा। तो निश्चित रूप से बने रहिए, कोई भी पैनिक नहीं है। स्टे इन्वेस्टेड। ओके, अब बने रहिए, क्वालिटी कंपनी है और यहाँ पर आप जितना टाइम देंगे उतना बेहतर रहेगा स्टॉक के लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। अब किशन हमारे साथ लाइन पर हैं दिल्ली से। पूछिए किशन। ये मेरे पास एक तो BEL है 36 से 50 के 20 शेयर है। ओके। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स हैं 200 शेयर 185 के रेट में। ठीक है, और कितना टाइम आप देने को और तैयार हैं? मैम ट्रेडिंग के नजरिए से लिया था, 3 से 4 महीने दे देंगे तो रेट आ जाएगा। सर ट्रेड के नजरिए से लिया था, पर आप स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हैं? अब क्या ये पहली बार ट्रेड कर रहे हैं? नहीं मैडम, पहले भी ले रखे हैं और वो भी शेयर पड़े हुए हैं, तो फिर इसमें फंस गए ना। हाँ, पर अगली बार आपके लिए सीख यही है कि ट्रेड के लिए ले तो पक्का से स्टॉप लॉस लगाएं। धर्मेश, क्या सलाह होगी? 3650 पर BEL और क्रॉम्पटन ग्रीव्स 180 पर। देखिए BEL में तो बने रहने की सलाह रहेगी और BEML के लिए एटलीस्ट इनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ट्रेडिंग का नजरिया छोड़ दें यहाँ पर और एक निवेशक का नजरिया रखें, तो इनको रियल मुनाफा मिलेगा। और मेरा तो पर्सनल ये मानना है कि ट्रेडिंग करके जो आप पैसे कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा हायर मल्टीपल्स में अगर आप एज अ निवेशक बन के रहें तो कमा सकते हैं। खाली स्टॉक सिलेक्शन जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। BEL इज अ राइट कैंडिडेट फॉर दैट बास्केट और 2 से 3 साल का नजरिया हो तो आराम से 60-70% काइंड ऑफ रिटर्न उसमें मिल सकता है, विच विल बी टैक्स फ्री। तो एक एडवांटेज और है, आप ट्रेडिंग करते हो, आप 30% टैक्स देके जाते हैं, एंड ऑफ द डे जो भी प्रॉफिट होता है और 1 साल से ज्यादा होल्डिंग होगी तो इट बिकम्स टैक्स फ्री। सो वो भी एक नजरिया जरूर ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप इस तरीके की रिस्क रिवॉर्ड यील्ड अगर आप कैलकुलेट करें। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में मेरी सलाह यही रहेगी कि यहाँ से एग्जिट लें। नतीजे पिछले जो क्वार्टर में आए वहाँ भी कोई खास नहीं थे और लाइटिंग रिलेटेड सेगमेंट में है, ज़्यादा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, वहाँ पर कोई खास विजिबिलिटी एज ऑफ नाउ नहीं दिखता। तो मुझे लगता है यहाँ से बेटर विकल्प अगर सेम स्पेस में आता कमिंस इंडिया में निवेश करें तो वहाँ बेहतर रिटर्न अगर 1 साल का नजरिया रखें तो 20 से 25% के रिटर्न मिल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स में से निकलने की आपको सलाह दी जा रही है, लेकिन आप चाहें तो BEL में बने रह सकते हैं। ये सलाह है आपके लिए। नागपुर से अमित अभी फोन लाइन पर है। नमस्कार अमित, सवाल पूछिए। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ मैम। ओके। आई हैव मन्नपुरम फाइनेंस 1500 शेयर्स। ओके। एट द रेट ऑफ 35। ठीक है, और आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं अमित? इन्वेस्टर हूँ मैम। इन्वेस्टर हैं, तो यानी आप लंबा बने रह सकते हैं स्टॉक में। विजय जी, यहाँ पर गोल्ड मोनेटाइजेशन को लेकर जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है और मन्नपुरम फाइनेंस ने भी यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान अपना बताया था इस स्कीम के चलते, क्या लगता है लंबी अवधि का नजरिया अगर ये बनाकर चलते हैं तो 35 के रेट पे इन्होंने स्टॉक को खरीदा था, 2730 की आज की क्लोजिंग है, क्या रणनीति होगी? देखिए, आपने बहुत वाजिब पॉइंट्स उठाए हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन के ऊपर, और जो भी कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स भी कर रही है, जो गवर्नमेंट के मोनेटाइजेशन प्लान है, उसमें कहीं ना कहीं गोल्ड फाइनेंस कंपनीज का काफी बड़ा हाथ होगा। और जिस तरह का नेटवर्क कंपनीज लाइक मन्नापुरम, मुथूट, इनका है और ये काफी सालों से इस देश में ऑपरेट करते हैं और काफी इनरोड्स हैं छोटे छोटे शहरों में, Tier 2-3 टाउन्स तक इनकी पहुंच है। तो मुझे लगता है कि विद लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली इसको होल्ड किया जा सकता है। 60-70 का सर भी 1-2 साल में ये देख सकता है, तो इसको एवरेज भी कर सकते हैं। अगर आपको गिरावट में मिलता है स्टॉक तो आप एवरेज कर सकते हैं और मुझे लगता है कि विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ से डबल भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह, लॉन्ग टर्म के नजरिए से अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, डबल होने के चांसेस ज्यादा हैं। शुक्रिया। चोपड़ा साहब, कोई डिस्क्लोजर?
जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने आज बातचीत की है उसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के वश हो सकते हैं। धर्मेश, ये हर्षिता जी, जिन स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस की, सेफ टू एज्यूम कि इस पर हमने अपने क्लाइंटों को सलाह दे रखी क्योंकि हमारे प्रमोटर डायरेक्टर का निवेश हो सकता है। मेरी पर्सनल होल्डिंग या मेरे किसी रिलेटिव की होल्डिंग नहीं है। थैंक यू। शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। और इसी के साथ मुझे और हर्षिता को भी दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर से लेकर आएंगे स्टॉक्स ऑन डिमांड, देंगे 1 घंटा बिना ब्रेक आपके तमाम स्टॉक्स और शेयर्स पर सवालों के जवाब। नमस्कार। Complete Jewelry Solution, Swarnoshilpi Jewelry Manufacturing Hub। दिन भर की भाग दौड़ में अब नहीं मिस होगी आपके काम की खबर। एक सुपरफास्ट न्यूज शो, मार्केट, बिजनेस, पॉलिटिक्स, कंज्यूमर और लाइफस्टाइल, दिन की हर खबर सिर्फ आधे घंटे में। फ्लैश न्यूज हर रोज रात 8 बजे सिर्फ CNBC आवाज पर। If Carlsberg did board meetings, I gotta get to this meeting. they would probably be the best board meetings in the world. But you know what we do. Carlsberg Club Glasses, probably the best in the world. We are a part of success stories of 3.02 lakh students so far. We are the career point. Sarvashresht Shiksha, Sache Parinam. Introducing Park Avenue Impact with 4 times more perfume powered by fragrance lock technology. Park Avenue Impact keeps you going like nothing else. Highland Blue packaged drinking water. Be high on life. हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर, KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। KEI। SsangYong Rexton by Mahindra. Experience luxury. इंडिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और तरक्की के इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आवाज लाया है देश का पहला इन्वेस्टर क्लब, जहां मिलेगी आपको एक्सपर्ट एडवाइस और अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर सवाल का जवाब। वहीं कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा मौका हर हफ्ते एक्सपर्ट से लाइव इंटरैक्ट करने का। पार्टिसिपेट करने के लिए SMS करें AIC स्पेस आपका नाम 51818 पर, या आप अपना सवाल रिकॉर्ड करके हमारे ट्विटर या फेसबुक पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आवाज इन्वेस्टर क्लब, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हर वो खबर जो आपके काम की हम आपको बताएंगे तेज रफ्तार के साथ। तो शुरुआत करते हैं बिहार के चुनावी संग्राम। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे JDU RJD समेत महागठबंधन के दल। मुलायम सिंह यादव ने किया ऐलान, CM पद के दावेदार होंगे नीतीश कुमार। ऐलान के वक्त मौजूद थे लालू प्रसाद यादव। इसी साल होंगे बिहार में विधानसभा के चुनाव। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार में, और लालू जी और नीतीश कुमार जी, शरद यादव और भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, रावपाल भी जाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद जी को विशेष धन्यवाद देते हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार जी का नाम पेश किया। नीतीश को CM पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर लालू ने भरी हामी, लेकिन ना चाहकर भी जाहिर की दिल की टीस। लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में,
हम सब तरह का घूट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहाज पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस सांप के फन को सांप्रदायिक फन है, जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुचलेंगे। बिहार में लालू नीतीश के साथ आज जाने का जहां कांग्रेस एनसीपी ने किया स्वागत।